हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास के अंदर हमारा चैप्टर परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक्स जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जरूरी होते हैं, जैसे फंडामेंटल कुछ प्रिंसिपल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है, तो ये आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है कॉम्बिनेशन और परमुटेशन पढ़ने से पहले। तो सबसे पहले परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को पढ़ने से पहले मैं कुछ बेसिक्स कंसेप्ट कराऊंगी जो कि इस परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो जल्दी से जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आने में कोई भी देरी ना हो, आप लोगों के पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो करें आज का लेक्चर स्टार्ट। चलिए देखते हैं क्या है आज के लेक्चर के अंदर। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है, कि किसी भी प्रॉब्लम को काउंट करने का एक जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है। अब चलिए एक बार बाद में करते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन बाद में करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ मैं। मान लीजिए आप सिनेमा हॉल में जाते हैं और सिनेमा हॉल के अंदर एंटर करने के लिए 3 गेट हैं, E1, E2 और E3, और एग्जिट करने के लिए 2 गेट हैं, मतलब 2 एग्जिट हैं और 3 एंट्रेंस हैं। तो आप कितने वे के अंदर एंटर और एग्जिट कर सकते हैं, कितने वे के अंदर एंटर करेंगे और एक साथ ही मतलब एग्जिट करेंगे। ठीक है, तो ये हमें पता करना है। अब देखिए एंट्रेंस कितनी है, 3 है, E1, E2 और E3, 3 एंट्रेंस है, 3 एंट्रेंस है। तो हमें पता करना है कि कितने वे के अंदर आप एंटर करेंगे हॉल के अंदर और हॉल को छोड़ेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए आप E1 से गए, ये आपका एंट्रेंस, ठीक है, और ये आपका एग्जिट। अब एंट्रेंस कितने हैं, 3 है, एग्जिट कितने हैं, 2। मान लीजिए आप E1 से गए, E1 से अंदर गए, तो E1 से अंदर गए तो उस केस में आप या तो एग्जिट मान लीजिए O1 है और O2 है, एग्जिट क्या क्या है, O1 है और O2 है। अब अगर E1 से आपने एंटर किया तो एग्जिट कहां से कर सकते हैं, O1 से एग्जिट कर सकते हैं। यानी कि पहला वे क्या हुआ आपको, पहला वे क्या हुआ आपका, जाने का और उसको होल को छोड़ने का। आप किस वे में जा सकते हैं, E1 के वे में जा सकते हैं और O1 के वे में एग्जिट कर सकते हैं। मतलब E1 O1, यानी कि पहले गेट से आप अंदर गए और एग्जिट के पहले गेट से आप बाहर आए। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मान लो कि आप गए तो मतलब E1 से ही, लेकिन आप बाहर किससे आए, O2 से बाहर आए। किससे बाहर आए, O2 से बाहर आए, तो ये एग्जिट है, ये एंटर है। अब E1 से अंदर गए, O2 से बाहर आए, तो दूसरा वे क्या हो सकता है, E1 O2 हो सकता है। थर्ड केस क्या हो सकता है कि मान लीजिए आप सेकंड गेट से अंदर गए हैं, ठीक है, और एग्जिट आपके पास O1 और O2 दो है, तो सेकंड से आप अंदर गए और फर्स्ट एग्जिट से आप बाहर आए। ठीक है, सेकंड क्या हो सकता है, यहाँ पे सेकंड से ही आप अंदर गए और सेकंड एग्जिट से ही आप क्या हुए, बाहर आए। ठीक है, थर्ड केस क्या हो सकता है, यहाँ पे E1 E3, E3 और एग्जिट क्या है, O1 और O2। मतलब E3 गेट से आपने एंटर किया और एग्जिट कहां से किया, O1 से। E3 से आपने एंटर किया और O1 से क्या किया, आपने एग्जिट किया। ऐसे ही E3 से आपने एंटर किया और O2 से आपने क्या किया, एग्जिट। ये गेट के नाम है। E1 E2 E3 आपके एंट्रेंस के गेट हैं और O1 और O2 आपके एग्जिट के गेट हैं। यानी कि अगर आप पहले गेट से आप अंदर जाते हैं तो O1 और O2 के 2 गेट हैं, तो आप एग्जिट करने के लिए O1 गेट से भी जा सकते हैं, O2 गेट से भी जा सकते हैं। तो 2 केस इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बने। अगर आप E2 से एंटर करते हैं तो उसी सेम केस में O1 से भी आप एग्जिट कर सकते हैं, O2 से भी। टोटल कितने वेज में आप एंटर और लीव कर सकते हैं होल को, कितने वेज आ गए टोटल, 6 वेज आ गए। कितने वेज आए टोटल, 6 वे। यानी कि आप होल के अंदर एंटर और एग्जिट कितने वे में कर सकते हैं, 6 वे में आप एंटर और एग्जिट कर सकते हैं। यहीं से निकल के आता है फ्रेंड्स, यहीं से एक रिजल्ट निकल के आता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। आप यहाँ पे काउंटिंग ही तो कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 की। आप यहाँ से अंदर गए, यहाँ से बाहर आए, यहाँ से अंदर गए, यहाँ से बाहर, या फिर उसको क्या भी बोल सकते हैं आप, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, एंड मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। इसको मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं आप और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी बोल सकते हैं। ये है क्या कि इफ एन इवेंट कैन अकर इन एन डिफरेंट वे, एम मान लीजिए, एम डिफरेंट वे, कि एक इवेंट कितने वे में हो रहा है, 3 वे में हो रहा है। यही तो था पहला इवेंट। पहला इवेंट मतलब एंट्रेंस कितने गेट से थी, 1 2 3, 3 गेट से, यानी कि 3 वे से आप एंटर कर सकते हैं, है ना। तो यानी कि एन इवेंट कैन अकर इन एम डिफरेंट वे फॉलोइंग
फॉलोइंग, उसके साथ साथ एक दूसरा इवेंट और हो रहा है, फॉलोइंग विच अनदर इवेंट बी, फॉलोइंग विच, ये मान लीजिए ए इवेंट था और ये दूसरा इवेंट, फॉलोइंग विच एन अनदर इवेंट बी अकर इन एन डिफरेंट वे, और ये कितने वे में हो रहा है, कैन अकर इन एन डिफरेंट वे। अब देखिए, अब एम इवेंट यानी कि आप एंट्रेंस कितने वे में कर सकते थे, 3 वे में, एग्जिट कितने वे में कर सकते हैं, 2 वे में, तो यानी कि ये क्या हुआ, ए इवेंट एम डिफरेंट वे में और बी इवेंट उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली कितने डिफरेंट वे में, एन डिफरेंट वे में हो रहा है। देन द टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ बोथ द इवेंट ए एंड बी, देन टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ both the event A and B in the given order मतलब M ऑर्डर में ये हो रहा है, N ऑर्डर में ये हो रहा है, M वे में ये हो रहा है, N वे में ये हो रहा है, is दोनों की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, M मल्टीप्लाई N, यानी कि आपने यही तो किया था, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन एंटर एंड लीव द होल, कि कितने वे में आप होल के अंदर एंटर कर सकते हैं एंड एग्जिट कर सकते हैं, कितने वे में, 6 वे में। 6 वे कैसे आया, यहाँ पे कितने वे में आप एंटर कर सकते थे, 3 वे में, एग्जिट कितने वे में कर सकते हैं, 2 वे में, तो टोटल कितने वे में एंटर एंड एग्जिट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 दैट इज इक्वल टू 6 वेज के अंदर आप एंटर एंड एग्जिट करेंगे। पहले तो हम इसी बेस पे क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के, फिर हम पढ़ेंगे कि परमुटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है। पहले तो आप प्रॉब्लम को सोल्व करना आना चाहिए ना, प्रॉब्लम क्या दी हुई है, जब तक आपको प्रॉब्लम को सोल्व करना नहीं आएगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो सिंपली वे में अगर आप नंबर ऑफ वेज नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं तो आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी अप्लाई नहीं कर सकते। आई चीजें समझ में, तो करें आज के क्वेश्चन स्टार्ट। चलिए आज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम, फिर देखते हैं उनके अंदर क्या क्या आते हैं हमारे पास। समझ आया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है, कि अगर आपके पास पहले एम इवेंट हो रहे हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली एन इवेंट और हो रहे हैं, तो आपको पता करना है कि दोनों के दोनों इवेंट ए एंड बी एक साथ होने के लिए कितने वे में एक साथ हो सकते हैं, तो कितने वे में हो सकते हैं, एम मल्टीप्लाई एन वे में एक साथ हो सकते हैं। देखिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का, फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए क्या है, इन अ रेलवे कंपार्टमेंट 6 seats are vacant on a bench. In how many ways can 3 passenger can sit on them? अब मुझे बताइए सीट कितनी है, टोटल कितनी सीट है, 6 सीट है, 1 2 3 4 5 6 तो सीट्स हैं, और पैसेंजर कितने हैं, पैसेंजर कितने हैं, 3 हैं, 3 पैसेंजर्स है, यानी कि 3 पर्सन मान लीजिए, 3 पीपल्स मान लीजिए, कितने पर्सन है आपके पास, 3%। तो हमें बताना है कि ये 3% इन 6 सीट्स के ऊपर, एक बेंच के ऊपर 6 सीट लगी, उन पे कितने वे में ये बैठ सकते हैं। अब मुझे बताइए कि पहला अगर एक बंदा पहले बैठता है, एक बंदे के लिए कितने सीटें हैं, यहाँ पे 6 सीटें, इन 6 में से किसी के ऊपर भी बैठ सकता है ना वो। समझिए पहले क्वेश्चन को, लिखने वाला काम बाद में भी हो जाएगा। इन 6 सीट्स में से किसी के ऊपर भी बैठ सकता है, यानी कि पहला पर्सन कितने वे में बैठ सकता है, 6 वे में। ठीक है, अब एक सीट तो फुल होगी, एक सीट तो होगी फुल, मान लीजिए वो फर्स्ट पे ही बैठ जाता है, मान लीजिए, हमें नहीं पता कौन सी बैठता है, लेकिन किसी न किसी पे तो बैठ जाता है। अब कितनी सीट बच गई है, 5 सीट बच गई है। अब जो दूसरा बंदा है, जो दूसरा पर्सन है, वो इन 5 में से किसी के ऊपर बैठ सकता है, तो यानी कि वो कितने वे में बैठ सकता है, 5 तरीके से वो बैठ सकता है। यहाँ पे बैठे, 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 यानी कि 2 पर्सन बैठ गए, 2 सीट बुक हो गई है, यानी कि मान लीजिए ये वाली बुक हो गई है, बच गई कितनी, 1 2 3 4। अब 4 सीट है, बंदा कितना बच गया, एक बंदा बच गया, तो वो बंदा अब इन 4 में से किसी भी एक सीट के ऊपर बैठ सकता है। तो कितने तरीके से बैठ सकता है वो, 4 तरीके से बैठ सकता है। तो टोटल कितने पर्सन बिठाने, हमने 3 पर्सन बैठाने हैं। ये कितने में बैठ सकता था, 6 में, दूसरा कितने में, 5 में, और तीसरा कितने में, 4 में। एक इवेंट हो रहा है, दूसरा इवेंट, तीसरा इवेंट, तीनों इवेंट इकट्ठे होने का मतलब क्या है, तीनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई ही तो करनी है। 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, तो कितना आंसर आ जाएगा, 120 आंसर। ये था आपका मुझे समझाने का तरीका कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है तो आप कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, किस प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, या मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जब हम नेक्स्ट लेक्चर में परमुटेशन कॉम्बिनेशन लेके आएंगे। लेकिन पहले आपको बेसिक चीजें समझ आनी चाहिए कि कैसे हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब लिखिए इसको, चलिए फ्रेंड देखते हैं लिखने का तरीका क्या है इस क्वेश्चन का।
द फर्स्ट पैसेंजर कैन सिट ऑन एनी ऑफ द फर्स्ट पैसेंजर, क्योंकि आप तो 11th क्लास में है ना, 11th क्लास के अंदर तो आपको पेपर में तो लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो क्या लिखने का तरीका है, द फर्स्ट पैसेंजर कैन सिट एट एनी ऑफ द 6 सीट्स, 6 वेकेंट सीट, दोनों सारी की सारी 6 सीट खाली है ना, 6 वेकेंट सीट। तो कितनी वे में बैठ सकता है, इसका मतलब ये नंबर ऑफ वेज टू सिट द फर्स्ट पर्सन इज, दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ वेज टू सिट द फर्स्ट पर्सन इज, कितने वे में, मैंने बताया था कितने वे में, 6 वेज में। नंबर ऑफ वेज टू सिट द सेकंड पैसेंजर या पर्सन, पैसेंजर है तो पैसेंजर लिख देंगे, पर्सन है तो पर्सन लिख, कितने वे में, अब 6 में से एक सीट तो बुक हो गई है, कितनी सीट बच गई है, 5 सीट बच गई। आई चीजें समझ में। अब नंबर ऑफ वेज टू सिट द थर्ड पैसेंजर इज, कितने वे, 4 वे में, कितने वे में, 4 वे में। देन आपने क्या निकाला है, हमें तो टोटल वेज निकालने हैं, ठीक है। तो द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 3 पैसेंजर या पर्सन्स कैन सिट इज, कितने हो जाएंगे, 6 × 5 × 4 दैट इज इक्वल टू 120 वेज, यानी कि 3 पैसेंजर 6 सीट के ऊपर कितने वे में बैठ सकते हैं, 120 वेज के अंदर बैठ सकते हैं। आई चीजें समझ में, क्लियर हुआ कंसेप्ट अच्छे से, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है तो आपको नॉर्मली 6 × 5 × 4 करना है बस, ठीक है। दोनों तरीके से मैंने करा दी। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्वेश्चन के अंदर दिया क्या हुआ है। देखना फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए क्या है। देयर आर 4 रूट्स बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, इन हाउ मेनी वेज कैन गो फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई एंड रिटर्न इफ फॉर द रिटर्निंग, फर्स्ट केस क्या दिया हुआ है, एनी ऑफ द रूट इज टेकन, एंड सेकंड क्या है, सेम रूट इज नॉट टेकन। अब क्या कह रहे हैं कि हमें कहां से कहां जाना है, दिल्ली से मुंबई जाना। समझिए बार क्वेश्चन को, दिल्ली से मुंबई जाना, दिल्ली टू मुंबई। अब कितने रूट्स हैं टोटल, रूट्स कितने हैं टोटल, 4 रूट हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कितने वे में कोई भी पर्सन दिल्ली से मुंबई जा भी सकता है और साथ ही साथ उसको वापस भी आना है। अब जाने के कितने तरीके हो गए, 4, और आने के कितने तरीके हो गए, 4, जब वो किसी भी रूट से आ सकता है। फर्स्ट केस क्या है, व्हेन a person can go from Delhi to Mumbai and return if any of the route is taken, अगर कोई भी रूट ले लेता है। अब मुझे बताइए जाने के कितने रूट हैं, यानी कि पहला इवेंट होने के कितने केसेस हैं, 4, और आने के भी कितने रूट हैं, 4 ही रूट हैं। तो नंबर ऑफ वेज अ पर्सन गोज फ्रॉम डी टू एम, लिख दू मैं कितने वे में, 4 वे में, बिकॉज रूट कितने हैं, 4 है। आने के कितने हैं, नंबर ऑफ वेज अ पर्सन रिटर्न फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, इसके भी कितने वेज हैं, 4 वेज है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज अ पर्सन goes from Delhi to Mumbai and return कितने, 4 × 4 that is equal to 16 ways, अगर वो कोई भी रूट फॉलो करता है, अब नेक्स्ट क्या दिया, अगर वो सेम रूट फॉलो नहीं करता है, स्टेटमेंट ध्यान से समझना, सेम रूट डज नॉट फॉलो, अगर वो सेम रूट फॉलो नहीं करता, यानी कि अगर वो पहले रूट से जाता है, 4 रूट है, अगर वो पहले रूट से जाता है तो वो आते टाइम पहले रूट से नहीं आता है, कितने रूट बच गए फिर आने के, 3 रूट बचे ना। अगर वो दूसरे रूट से जाता है तो आते टाइम वो दूसरे रूट से नहीं आएगा, पहले, तीसरे और चौथे रूट में से किसी भी रूट में आ सकता है, यानी कि जाने के कितने हैं वे,
4 तरीके। आने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। तो लिख दोगे सारी चीजें। नंबर ऑफ वेज अ पर्सन गो फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई इज 4 वेज। नंबर ऑफ अ वेज इन विच अ पर्सन रिटर्न फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई इज, कितने वे आ जाएंगे यहाँ पे? 3 वेज। तो पहले जाने के कितने, गोस के कितने? 4। और रिटर्न के कितने? 3 वेज। बता दिया मैंने कैसे लिखना है, लिखने का ये तरीका है। अब टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज अ पर्सन गोज फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई एंड रिटर्न कितने हो जाएंगे? 4 मल्टीप्लाई 3 दैट इज इक्वल टू 12 वेज। इसका मतलब अगर वो सेम रूट फॉलो नहीं करता है तो उसमें कितने वेज आ जाएंगे आपके पास? 12 वे आ जाएंगे। अगर वो कोई भी रूट फॉलो करता है तो कितने वे में आ जा सकता है? 16 वे में। लेकिन अगर सेम रूट फॉलो नहीं करता तो कितने वे में आ सकता है? वो 12 वे में आ सकता है। आई चीजें समझ में? क्लियर हुआ कंसेप्ट? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास। रब कर देती हूँ मैं इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट भी हमारे पास। बस समझ लीजिए क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। लिखना तो आप खुद भी कर सकते हैं, क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। स्टेटमेंट देखिए फ्रेंड क्वेश्चन की क्या है। अ टीम consists of 6 boys and 4 girls. And other team has 5 boys and 3 girls. How many single matches can be arranged between the two teams when a boy play against a boy and a girl play against a girl? क्या कह रहे हैं कि दो टीम है आपके पास, एक टीम में कितने बॉय कितने गर्ल हैं? टीम ए, मान लीजिए यहाँ पे टीम ए है, यहाँ पे टीम बी है। क्वेश्चन को समझिए फिर मैं लिख पाऊंगी, ठीक है। टीम ए में बॉय कितने हैं और गर्ल कितनी? टीम ए में बॉय है 6 बॉय और टीम ए में गर्ल्स कितनी बॉयज हैं आपके पास? 6 बॉयज एंड गर्ल्स कितनी है? 4। टीम बी में बॉयज कितने हैं? 5 बॉयज और गर्ल्स कितनी है? 3 गर्ल्स। ये क्या कह रहा है कि कितने सिंगल मैचेस अरेंज कर सकते हैं किस किस के बीच में? टीम ए और टीम बी के बीच में। व्हेन बॉय का किसके साथ मैच होगा? बॉय के साथ। बॉय का किसके साथ मैच होगा? बॉय के साथ। और गर्ल का किसके साथ मैच होगा? गर्ल के साथ। अब बॉय लेने हैं तो बॉय लेने हैं, गर्ल लेनी है तो गर्ल ही लेनी है। फर्स्ट टीम से बॉय लेने हैं, सेकंड टीम से भी बॉय लेने हैं। नॉर्मली फर्स्ट टीम से आप कितने बॉयज उठा सकते हैं? कितने बॉय आप उठा सकते हैं? 6 वेज में, क्योंकि कितने बॉयज हैं? 6 बॉयज हैं। पहला बॉय भी हो सकता है, सेकंड बॉय भी, थर्ड बॉय भी, फोर्थ बॉय भी, फिफ्थ एंड सिक्स बॉय भी। 6 बॉयज हैं। 6 बॉय में से कोई भी एक बॉय प्ले कर सकता है पहली टीम से। ऐसे ही सेकंड टीम में कितने बॉय हैं? समझिए क्वेश्चन को, बस लिखने का तरीका मैं बाद में बता दूंगी। सेकंड टीम में कितने बॉय हैं? 5 बॉयज हैं, ठीक है। अब ये यहाँ से भी कोई भी बॉय हम ले सकते हैं, इन पांचों में से कोई भी बॉय हो सकता है। यानी कि यहाँ से बॉय कितने वे में हम उठा सकते हैं? 5 वे में। यहाँ से 6 वे में उठा सकते हैं, यहाँ से 5 वे में। टोटल कितने वेज हो गए? 30 वेज। आई चीजें समझ में? नेक्स्ट देखिए, अगर गर्ल्स की बात करते हैं, गर्ल्स और गर्ल्स के साथ ना मैचेस देखने में तो सिंगल मैचेस, सिंगल एक एक, यहाँ से भी एक होना चाहिए, यहाँ से भी एक होना चाहिए, ठीक है। अब बॉयज तो आ गए हमारे पास, अब साथ में बात कर लेते हैं किसकी? गर्ल्स की। सिंगल मैचेस की बात करें, या बॉय या फिर गर्ल। अगर बॉय और बॉय करते हैं तो कितने वेज आगे? 30। और गर्ल करती हैं तो 4 गर्ल्स यहाँ पे, 3 गर्ल्स यहाँ से, कितने आगे? टोटल 12। अब बॉय और बॉय करते हैं तो 30 केस आए, गर्ल और गर्ल करती है तो 12 केस आए। टोटल कितने केस हो गए? 30 प्लस 12, कितने केस आ जाएंगे? टोटल 42 केसेस। ये तो तरीका हुआ आपको समझाने का। अब लिखने का क्या तरीका देखना। अ बॉय कैन सेलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट टीम, अ बॉय कैन सेलेक्टेड from the first team in 6 ways. Similarly, a boy can selected from the second team. ये फर्स्ट टीम थी, ये सेकंड टीम। सेकंड टीम से कितने वे में उठा सकते हैं बॉयज को? 5 वे में, ठीक है। सेलेक्ट कर सकते हैं, सॉरी उठाना तो दूसरी बात होगी। टोटल नंबर ऑफ अरेंजिंग अ मैच बिटवीन द बॉय, टोटल नंबर ऑफ वेज या टोटल नंबर ऑफ अरेंजिंग अ मैच, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ arranging a match between the boys of two team, कितने वे में? पहली टीम से कितने वे में? 6 वे में। दूसरी टीम से कितने वे में? 5 वे में। कितना वे आ गया? टोटल 30 वे आ गया। ऐसे ही गर्ल्स का लिख देंगे, बॉय की जगह सिर्फ आपको क्या लिखना है? गर्ल्स। सो सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ अरेंजिंग अ मैच या अरेंजिंग मैचेस, अरेंजिंग मैचेस या फिर अरेंजिंग मैचेस लिखते हैं तो ए नहीं आएगा, ठीक है। अब मैच लिखते हैं तो ए आ जाएगा। अरेंजिंग अ मैच बिटवीन द बॉयज, बिटवीन द गर्ल्स, अब गर्ल्स की बात कर रहे हैं ना, बिटवीन द गर्ल्स ऑफ टू टीम,
अब मैच कर रहे हैं तो मैचेस के बारे में डिस्कस करें तो कितने मैचेस आ जाएंगे, मैचेस कितने आ जाएंगे आपके पास, गर्ल्स कितनी है, पहले 4 वे में सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरे में 3 वे में, तो कितने वे में टोटल 12 वेज में। अब बॉयज और बॉयज के बीच में मैच 30 वे में, गर्ल्स और गर्ल्स के बीच में मैच 12 वे में, हमें तो दोनों का निकालना है ना, बॉयज एंड गर्ल्स का, तो क्या आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ मैचेस, तो द टोटल नंबर ऑफ मैचेस, total number of matches which can be arranged between the two teams, which can be arranged between the two teams, between the, जो क्वेश्चन में दिया वही लिखना है बस हमने, when a boy play against a boy and a girl play against a girl, अगर गर्ल गर्ल के साथ खेलती है, बॉय बॉय के साथ खेलता है, तो कितने वेज आ जाएंगे आपके पास टोटल, कितने 30 + 12, यानी कि कितने वे आ गए टोटल आपके पास 42 वेज, यानी कि बॉय बॉय के साथ और गर्ल गर्ल के साथ टोटल कितने वे में प्ले कर सकते हैं, 42 वे में प्ले कर सकते हैं। आई चीजें समझ में, यानी कि टोटल कितने मैच अरेंज कर सकते हैं बॉयज और गर्ल्स के, बॉयज बॉयज के साथ, गर्ल्स गर्ल के साथ प्ले करती है, तो 42 वेज में हम मैच अरेंज कर सकते हैं। बताइए आई चीजें समझ में, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास। ये बस लिखने के तरीके हैं और कुछ नहीं है, ठीक है, समझाने को तो मैंने पहले समझा ही दिया आपको, बस लिखना और आना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। There are 6 multiple choice questions in an examination. How many sequences of answer are possible if the first 3 questions have the 4 choices each and the next 3 questions have the 5 choices each? ये क्या कह रहा है, टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस है, 6 क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चंस के हमें आंसर देने, कितने वे में आंसर दे सकते हैं, अगर पहले की 4 क्वेश्चन, समझिए एक बार क्वेश्चन, टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 6 क्वेश्चंस, ठीक है। अब जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन है और लास्ट के 2 क्वेश्चन, फर्स्ट 4 क्वेश्चंस के कितने ऑप्शन है, कितने वे में आप आंसर दे सकते हैं, 4 चॉइसेस है, कितनी चॉइसेस है इसकी, 4 चॉइसेस कितनी है, 4, और लास्ट 2 क्वेश्चन की कितनी चॉइसेस हैं, 5 चॉइसेस है, यानी कि लास्ट 2 क्वेश्चंस के आप आंसर कितने वे में दे सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 5 वे में आंसर दे सकते हैं, और पहले 4 क्वेश्चंस के आंसर आप कितने वे में दे सकते हैं, कितने वे में, 4 वे में आप दे सकते हैं। आई चीजें समझ में, फर्स्ट 3 बोला वैसे, सॉरी फ्रेंड्स, फर्स्ट 3 क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था पढ़ने में, फर्स्ट 3 क्वेश्चन है, लास्ट 3 क्वेश्चन, ठीक है। पहले 3 क्वेश्चंस कितनी चॉइसेस है, पहले 3 क्वेश्चन की 4 चॉइसेस है, लास्ट के 3 क्वेश्चन की कितनी चॉइसेस है, 5 चॉइसेस, यानी कि हर एक क्वेश्चन की कितनी चॉइसेस है, अगर पहले क्वेश्चन की बात करें कितने चॉइस हैं, पहले क्वेश्चन के आंसर कितने वे में दे सकते हैं, 4 वे में, सेकंड क्वेश्चन का आंसर 4 वे में, थर्ड क्वेश्चन का आंसर 4 वे में, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर लास्ट का 3 क्वेश्चन में आ गया, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर 5 वे में, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर 5 वे में, सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर 5 वे में, तो सबकी क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखने का तरीका क्या है वो देखिए, नंबर ऑफ वेज answering the first 3 questions, अब कितने वे में कर सकते हैं, 3 क्वेश्चन है, पहले एक क्वेश्चन का आंसर 4 वे में, तो 3 क्वेश्चन का आंसर 3 × 4, कितने वे आ जाएंगे टोटल, 12 वे आ जाएंगे। आई समझ यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, अब यहां से अगर करें, नंबर ऑफ वेज आंसरिंग द लास्ट 3 क्वेश्चंस, कितने वे में कर सकते हैं, 5 × 5, क्योंकि 5 चॉइसेस है तो हम कितने वे में, 5 × 5, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ आंसरिंग द 6 क्वेश्चंस, हमें तो 6 क्वेश्चन का आंसर देना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की चॉइसेस कितनी है, एक साथ देना है ना, ये तो नहीं है कि बॉय बॉय के साथ या गर्ल गर्ल के साथ, हमें तो एक साथ 6 क्वेश्चन का आंसर देना है, ये तो नहीं बोला ना इसने, या तो पहले 3 क्वेश्चन का आंसर दीजिए या लास्ट के 3 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का आंसर देना है, सारे क्वेश्चन का आंसर देना है, तो सबकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, तो यानी कि 4
मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यही तो लिखा है मैंने। 3 टाइम 4 मल्टीप्लाई, 3 टाइम 5 मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई 5, 4 मल्टीप्लाई 5, 4 मल्टीप्लाई 5, 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20, यानी कि कितने वे में आप आंसर दे सकते हैं? टोटल 8000 वेज में आप आंसर दे सकते हैं। कितने वे में आंसर दे सकते हैं? 8000 वेज में। बताइए कोई दिक्कत आई यहाँ तक? कोई भी दिक्कत? क्वेश्चन में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस कवर करने हैं फ्रेंड। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। बहुत ही अच्छी अच्छी क्वेश्चन लेके आई हूँ आप लोगों के, हर टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, कोई भी टाइप नहीं छोड़ने वाले हैं हम। ठीक है, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एक भी सिंगल टाइप भी नहीं छोड़ूंगी मैं। जितने भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे सारे टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे। देखना फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हाउ मेनी वर्ड्स विद विदाउट मीनिंग ऑफ द 3 डिस्टिंक्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स आर देयर? क्या कह रहा है ये? 3 लेटर का हमें वर्ड बनाना, चाहे उसका मीनिंग हो चाहे नहीं हो। और कहां से हमें सेलेक्ट करने हैं? अल्फाबेट से हमें सेलेक्ट करने हैं वर्ड। अब टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26। तो हमें कितने लेटर का वर्ड बनाना है? 3 लेटर का। कितने लेटर का? यानी कि 3 प्लेसेस हमें फुल करने हैं। समझ लीजिए क्वेश्चन को, 3 प्लेसेस फुल करने हैं। और लेटर क्या है? अब सारे के सारे लेटर क्या होंगे? सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन इसने क्या बोला है? डिस्टिंक्ट लेटर। डिस्टिंक्ट लेटर, 3 डिस्टिंक्ट लेटर, यानी कि सारे के सारे लेटर क्या होने चाहिए? डिस्टिंक्ट। यानी कि पहला लेटर या तो ये चूज कीजिए या ये कोई भी चूज कीजिए। फर्स्ट लेटर को आप कितने वे में चूज कर सकते हैं? 26 में। 26 में से कोई भी एक लेटर यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब एक लेटर तो यहाँ पुट हो गया, मान लीजिए आपने यहाँ पे बी पुट कर दिया। आप बी को यहाँ नहीं, यहाँ ना यहाँ कर सकते हैं, यहाँ ना। कितने बच गए आपके पास लेटर? 25। तो सेकंड को आप किस में फील कर सकते हैं? 25 में। और थर्ड को कितने में फील कर सकते हैं? 24 में। इन सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएगा। लिखे कैसे लिखना है? चलिए लिख रहे। द फर्स्ट लेटर कैन बी चूज इन, द फर्स्ट लेटर कैन बी चूज इन कितने वे में? 26 वेज में। द सेकेंड लेटर, समझाया ना मैंने कैसे? 25 वेज में, क्योंकि डिस्टिंक्ट लेटर हमें लेने, सेम लेटर नहीं बनाने। यानी कि हमें ऐसे नहीं लेना है ए सी आपने ले लिया, तीनों लेटर सेम नहीं होने चाहिए। दोनों लेटर, कोई भी 2 लेटर सेम नहीं होने चाहिए, सारे के सारे अलग अलग होने चाहिए। ठीक है। एंड द थर्ड लेटर कैन बी चूज इन 24 वेज। अब ये तो वेज आ गए तीनों लेटर को चूज करने के। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हाउ मेनी वर्ड्स। तो द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हमें निकालने हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आ जाएंगे आपके पास? 26 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 24। इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ से 15600। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बना सकते हैं आप? 15600 वर्ड्स आप बना सकते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स। आई चीजें समझ में? क्लियर हुआ कंसेप्ट? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं बस। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे फर्दर और क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए फ्रेंड क्या है। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 to 1000 इन विच ऑल द डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट? हमें क्या बनाने हैं? 100 से 1000 के बीच के नंबर हमें बनाने हैं। कितने नंबर हम बना सकते हैं? जब सारी की सारी डिजिट्स हमारी क्या होनी चाहिए? डिस्टिंक्ट। यानी कि कोई भी डिजिट क्या नहीं होनी चाहिए? रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने होते हैं? 0 to 9। 0 to 9 होते हैं, यानी कि 10 डिजिट। यानी कि इसके अंदर से आपको सेलेक्ट करने। अब बताइए 100 से लेके 1000 तक के कितने डिजिट का नंबर बनेगा? 3 डिजिट का नंबर बनेगा ना। कितने डिजिट का नंबर बनेगा आपके पास? 3 डिजिट का नंबर। यानी कि हमारे पास कितने डिजिट का नंबर हमें बनाना है? 3 डिजिट का नंबर बनाना। कितने डिजिट का नंबर? 3 डिजिट का नंबर। तो यानी कि फर्स्ट डिजिट, आप यहां ले लीजिए या यहां ले लीजिए, यहां ले लीजिए। तो फर्स्ट डिजिट, अब मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है। क्या इस डिजिट पे 0 आ सकता है? 100 डिजिट को, ये यूनिट डिजिट, ये 10th डिजिट, ये 100 डिजिट। क्या 100 डिजिट के प्लेस पे आपका 0 आ सकता है? 0 आ जाएगा। बाय चांस यहाँ पे 0 आ गया तो वो तो 89 बन गया। वो तो 100 और मान लीजिए यहाँ पे 0 लिखा है, यहाँ पे 8 लिखा है, यहाँ पे 9 लिखा, तो वो तो 89 आ गया। वो तो 100 और 1000 के बीच का नंबर नहीं हुआ। यानी कि 100 प्लेस पे क्या नहीं आ सकता? 0 तो नहीं आ सकता। 0 को छोड़ के बाकी कितने नंबर बच गए? फिर 9 नंबर बन गए। तो यानी कि द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग कौन सी डिजिट? 100 डिजिट।
100 डिजिट। 100 डिजिट को सेलेक्ट करने के कितने वेज हैं? टोटल 9 वेज हैं। कितने वेज हैं? 9 वेज हैं। अब 0 से 9 के अंदर टोटल कितने नंबर होते हैं? 10 नंबर। उस 10 नंबर के अंदर से आपने एक नंबर तो यहाँ पे फिल कर दिया, 10 में से एक फिल कर दिया। अब यहाँ पे कितने चांसेस है फिल करने के? 10 में से एक आ गया। अलग अलग होने चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए। इसने बोला डिस्टिंक्ट। तो कितने वे में आप सेकंड डिजिट को फिल कर सकते हैं या 10th डिजिट को? 10 में से एक फिल कर दिया, बच गया कितने? 9 बच गए। कितने बच गए? 9। तो द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग द 10th डिजिट, कितने वे में सेलेक्ट कर सकते हैं आप? 9 वेज में। अब यहां भी 9 वेज आ गए, यहां भी 9 वेज आ गए, यानी कि दो नंबर तो आपके हो गए फिक्स। यानी कि 10 डिजिट के अंदर से 2 डिजिट तो आपने पुट कर दिए। अब कितने डिजिट बच गए आपके पास? 8 डिजिट। तो उस 8 डिजिट में से इसको फिल कर सकते हैं आप। तो कितने वे में फिल करेंगे आप? 8 वे में। उस 8 में से कोई भी नंबर आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है। सो द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग द यूनिट डिजिट को कितने वे में कर सकते हैं आप? 8 वे में कर सकते हैं। कितने वे में? 8 वे में। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज in which the 3-digit number can be formed, कितने वे में? 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8, तो 9 9 कितना हो जाएगा? 81। 81 और 8 की मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 648 वेज। तो यानी कि 648 वेज आने का मतलब क्या है कि टोटल कितने नंबर आप बना सकते हैं 100 से 1000 के बीच में? कितने नंबर बना सकते हैं? 648 नंबर आप बना सकते हैं। आई चीजें समझ में? इसी क्वेश्चन के अंदर अगर क्या पूछ ले वो, एवरी डिजिट इज आइदर 0 और 9, अगर हर एक डिजिट, वही 3 डिजिट का नंबर बनाना है आपने, और अगर हर एक डिजिट, एवरी डिजिट इज आइदर, क्वेश्चन देखना एक बार, इज आइदर 2 और 9, हर एक डिजिट या तो क्या हो? 2 हो या फिर क्या हो? 9 हो। यानी कि हर एक डिजिट, इसने ये नहीं बोला कि डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। अब उसने क्या बोल दिया कि कितने नंबर आप 100 से 1000 के बीच के बना सकते हैं। डिस्टिंक्ट की बात नहीं करी उसने। उसने क्या बोला है? सिर्फ कि या तो हर एक डिजिट क्या हो? 2 हो या फिर क्या हो? 9 हो। यानी कि 2 और 9 के बीच में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि फर्स्ट डिजिट को, या फिर आप बोले यूनिट डिजिट को, कितने वे में कर सकते हैं? या तो 2 आ सकता है या 9। कितने वे में? 2 वे में। समझ लीजिए। 10th डिजिट को कितने वे में कर सकते हैं? या 2 आ सकता है या 9 आ सकता है। कितने वे में? 2 वे में। ऐसे ही 100 डिजिट को कितने वे में फिल कर सकते हैं आप? 2 वे में। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए? कितने वेज आ गए टोटल नंबर? 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज इक्वल टू 8 वेज। कितने वेज आ गए आपके पास? 8। यानी कि 8 नंबर आप बना सकते हैं जब आप डिजिट सेलेक्ट करते हैं। कहां से? 2 और 9 से आप डिजिट सेलेक्ट करें। या तो आप 2 फिल करेंगे या फिर आप 9 फिल करेंगे 3 डिजिट के नंबर के अंदर। तो आप कितने नंबर बना सकते हैं आप यहां से? 8 नंबर ही आप बना। आई चीजें समझ में? क्लियर हुआ कंसेप्ट? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि ओड नंबर कितने वे में बना सकते हैं, इवन नंबर कितने वे में बना सकते हैं, कोई नंबर 6 से स्टार्ट हो रहा है, 7 से एंड हो रहा है, या कोई वर्ड कैसे बना सकते हैं, कितने वे में आप वर्ड को इधर उधर कर सकते हैं। पता नहीं क्या क्या चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का लेक्चर कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। आपने अच्छा लगा है तो लाइक बनता है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।